इंडियन एयरफोर्स ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मौका देती है एज ऑफिसर ज्वाइन करने का। हाँ जी, एग्जाम का नाम है एफकेट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के तहत आप इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। और कमाल की बात यह है, इस एग्जाम के बारे में उतने अच्छे तरीके से नॉलेज मैक्सिमम लोगों को नहीं होती है। बहुत सारे मिथ्स भी है, जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ इंजीनियर्स या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही एफकेट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। आज मैं एफकेट एग्जाम की एक एक बारीकियां आप तक शेयर करने वाला हूं। क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, रिटर्न के बाद एसएसबी एंड ऑल, हर एक चीज आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एफकेट एग्जाम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। मैं कंपेयर कर रहा हूं सीडीएस एंड एफकेट से, इट इज एक्चुअली द इजीएस्ट वे। ठीक है, तो एक एक बारीकियों को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में मतलब किस तरीके की कमीशनिंग होती है। तो भैया दो कमीशनिंग है, वन इज परमानेंट, वन इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो परमानेंट कमीशन है उसके लिए एंट्री है बेसिकली एनडीए एंड सीडीएस, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग है उसके लिए एंट्री है एफकेट। बहुत बच्चे सोचेंगे सर एफकेट तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसलिए थोड़ा सा कम नॉलेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्लीज शॉर्ट सर्विस कमीशन को किसी भी तरीके से कम ना आके, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है और उसमें परमानेंट कमीशन के भी चांसेस होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन करके फौज को छोड़ दिया है, तो उसके बाद जो सिविल वर्ल्ड में आपकी वैल्यू है वो अलग लेवल पे है। मतलब कि मैं कितने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को जानता हूं जो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास मिक्स एक्सपोजर है, उन्होंने फौज में भी सर्व करा है और अब बाहर आके उस एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं आम जनता के लिए। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो आप उस चीज को प्लीज दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन आप मान लीजिए मेनली एयरफोर्स एफकेट एग्जाम के थ्रू लेता है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी दोनों इंक्लूड है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ आर इंक्लूडेड। वहीं पे परमानेंट कमीशन एनडीए सीडीएस के थ्रू लेता है। ठीक है, एफकेट एग्जाम की खास बात यह है साल में 2 बार होता है, जैसे एनडीए सीडीएस होता है वैसे ही कंपैरेटिवली इजी है। हर ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी बहुत आसानी से आ जाती है। जैसे कि अगर आप एनडीए एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भैया प्राइमरी कंडीशन है कि आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एफकेट एग्जाम में नोट नेसेसरली इस तरीके से मैं समझाता हूं क्या है बेसिक डिफरेंस, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले एक मैं ये भी बताता हूं कि भैया ट्रेनिंग अकेडमीज को लेके बच्चों कंफ्यूजन रहती है। देखिए, एएफए जो है ना, एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल हैदराबाद में है। वहां पे तो जो भी बच्चा एयरफोर्स में जाएगा एज ऑफिसर वहां तो ट्रेनिंग करेगा ही करेगा, बट उस कोर्स के बाद डिपेंडिंग ऑन द ब्रांचेस अलग अलग और एकेडमी है। जैसे फ्लाइंग डिपेंड कि आप कौन से पायलट बने हो, आप ट्रांसपोर्ट पायलट बने हो, फाइटर पायलट बने हो, हेलीकॉप्टर पायलट बने हो, उसके हिसाब से बिदार, हकीमपेट एंड यलंका में आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा आप वेपन सिस्टम है तो वेपन सिस्टम स्कूल जाओगे। इसके अलावा एएफएसी कोयम्बटूर, एएफटीसी बैंगलोर, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहां पे आपकी ट्रेनिंग चलती है। बट लोगों को मेनली एएफए के बारे में पता होता है, तो एएफए में तो जाओगे, बट उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर कोर्सेस आप अलग अलग ट्रेनिंग अकेडमी में जाते हो। ठीक है जी, एफकेट एग्जाम स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो एफकेट एग्जाम में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसका सिलेबस क्या है वो सब आगे आऊंगा मैं। जो बच्चा रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेता है उसको एएफएसबी के लिए बुलाया जाता है। आपने एसएसबी सुना होगा ना, तो वही चीज अगर एयरफोर्स में हो रही होती है उसको एएफएसबी बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पायलट बनना है तो आपको सीपीएसएस देना पड़ेगा। पहले इसी को पीएबीटी बोलते थे, अब इसको बोलते हैं सीपीएसएस। अगर आपको पायलट नहीं बनना है तो आपको ये नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपके मेडिकल एग्जाम होंगे, मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन बेसिक होती है भैया, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। एज लिमिट आप मान के चलिए मतलब 20 से 24 साल होती है। कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में जैसे आपके पास अगर लाइसेंस है फ्लाइंग का तो भैया 2 साल और बढ़ जा रही है। ग्राउंड ड्यूटी में थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट आप मान के चलिए 20 से 24 स्पेसिफिकली। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो एफकेट की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप एक एक चीज डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं तैयारी एंड रोल की बात कर लेते हैं। जो रिटन एग्जाम की तैयारी है
LWS एंड डिफेंस मेनिया दोनों एक ही परिवार है। अगर आप डिफेंस मेनिया पे देखोगे तो साहिल सर लीड करते हैं, जिन्होंने एफकेट में बहुत अच्छा काम करा है। तो हम दोनों एक ही परिवार है बच्चे। तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी एफकेट की आप डिफेंस मेनिया के एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज ले लीजिए। कोई भी कोर्स जो आपके एग्जाम के लिए सुटेबल है आप ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इसमें ना बहुत ही कंसाइज पढ़ना होता है, और साहिल सर और डिफेंस मेनिया की पूरी टीम बहुत अच्छे से उस चीज को करती है। जब एसएसबी की तैयारी करोगे तो LWS एसएसबी आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो देता है। कोई भी बच्चा जो एसएसबी में पिछले 1 साल में गया हो LWS के बारे में पूछेगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूं ताकि मतलब ये भी आपकी डाउट क्लियर होती रहे। ठीक है, तो भैया ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि भैया एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। मैंने जैसे बताया कि ऑनलाइन एग्जाम होता है बच्चे, तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो गया, +3 करेक्शन मतलब करेक्ट आंसर पे -1 उस पे। पहले एक एग्जाम होता था EKT, ठीक है, टेक्निकल, उसके लिए एग्जाम होता था EKT, अब उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, बस उसी के थ्रू सब कुछ होता है। जो बच्चा क्लियर कर लेता है उसका मतलब SSB का प्रोसेस है। मैं इससे पहले मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहता हूँ। अगर हम रिटन एग्जाम स्पेसिफिक बात करें एफकेट की, तो इसमें ना 4 सेक्शन में डिवाइड है: इंग्लिश, जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, एरर सब कुछ आएगा, यानी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मिलकर इंग्लिश आती है। काफी आसान लेवल बोलूंगा मैं, CDS से काफी नीचे बोलूंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपकी जीके भी आती है, साइंस भी आती है, करंट अफेयर्स भी आता है, सब कुछ आता है। आसान बोलूंगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप इसको अर्थमेटिक मैथ बोल सकते हैं, क्लास 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है वो बोल सकते हैं। बट आपको एग्जाम में कम टाइम में कैसे सोल्व करना है वो हम अपने कोर्सेज में देखते हैं। आप डिफेंस में ऐप पे जाके देखोगे, कोर्सेज में यही सिखा रहे होते हैं। रीजनिंग, इसमें वही चीज है, मतलब सिंपल है, बेसिक रीजनिंग होती है, कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन वही है, उसको जल्दी करना, कॉम्पिटिटिव माहौल में सोल्व करना, वही सारी ट्रिक है। तो यह आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस है, जिसकी तैयारी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप डिफेंस मेनिया ऐप पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं। जो बच्चा रिटन पास कर देता है फिर उसको SSB में आना होता है। SSB मतलब इस यहाँ पे उसको FSB बोलते हैं। 5 डेज का बच्चे प्रोसेस है। 5 दिन के प्रोसेस में सबसे पहला डे होता है स्क्रीनिंग डे, जहां पे 75% बच्चे आउट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें OIR एंड PPDT होता है। जो बच्चे आउट हो गए वो घर चले गए, जो बच गए फिर उनको अगले दिन 3 टेक्निक्स पे जज करा जाएगा: साइकोलॉजी, GTU, इंटरव्यू। लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होगी। अगर तीनों टेक्निक के हिसाब से समीकरण सही बैठता है तो बच्चे को बोलते हैं कि हाँ जी यू आर रिकमेंडेड। उसके बाद मेडिकल्स का बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को पायलट बनना है उसको रिकमेंड होने के बाद CPSS का एग्जाम देना होता है, जो साल में जो पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार बच्चा दे सकता है। अगर उसमें फेल हो गया तो कभी वो पायलट नहीं बन पाएगा, तो एक बार CPSS का एग्जाम देना होता है। मतलब ये आप ऐसा मान लो कि बेसिक आपकी कोऑर्डिनेशन चेक कर रहे हैं, हाथ की, पैर की, माइंड की, कैसा सिंक्रोनाइजेशन है। बिकॉज हर एक बंदा पायलट नहीं बन सकता, जो जो क्वालिटीज चाहिए वो यहाँ पे चेक कर ली जाती है। और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपने बहुत सुना होगा, उसी के बेसिस पे पूरा ये मतलब AFSB डिजाइन होता है कि वही चेक कर रहे हैं। इसकी तैयारी आज की डेट में LWS करा रहा है। बहुत ही बेहतरीन हमारे 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जहाँ पे दिन रात बच्चे पे मेहनत करी जाती है, उसकी पर्सनैलिटी पे, और इसी वजह से हम इतने अच्छे सिलेक्शंस भी दे पा रहे हैं। आप जाके चेक करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ मेडिकल क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ बच्चे। जैसे हाइट ना, फ्लाइंग के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157.5 मैन के लिए, वुमेन के लिए 152। विजन, फ्लाइंग में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वैसे तो अंदर जाएंगे तो थोड़ी कमियां हैं, लेकिन आप मान के चलो कि भैया 6/6 ही चलेगी। बिकॉज मायोपिया बिल्कुल अलाउड नहीं होता, हाइपरमेट्रोपिया मतलब 1 तक अलाउड होता है। तो ये सब है कॉम्प्लिकेशन, बट आप मान के चलो अगर आई को लेके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, तो 6/6 आई ही आप अप्रोक्सीमेटली मान लो फ्लाइंग के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए -3.5 तक चल जाता है। और कोई इसमें लेजिक अगर आप फ्लाइंग में जाओगे तो बच्चे अलाउड नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ, जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो अगर आपको फ्लाइंग एंड वेपन सिस्टम में जाना है तो 10+2 में आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। वहीं पे आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाना है तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अगर नॉन टेक्निकल में जाना है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स या फिर एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स में तो कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। अकाउंट्स में नॉर्मली BCom मांग लेते हैं, ठीक है, और एजुकेशन मेट्रोलॉजी में PG मांगते हैं।
तो अगर आपको आपके पास नॉर्मल कोई भी डिग्री है तो भैया एडमिन और लॉजिस्टिक्स में तो आप जा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं किसी भी तरीके की। अब समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से मैंने एफकेट एग्जाम से रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल कवर कर दी है। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बची है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोर्सेज का मैंने बता दिया है, रिटर्न के लिए आप डिफेंस मिनी एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। आज की डेट में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर रिटर्न एग्जाम आप डिफेंस मीडिया पे ही पाओगे। इसके अलावा एसएसबी के लिए आपको एलडब्ल्यूएस आना है, कोई सोचने की बात नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डू ग्रैब इट एंड सर्व द नेशन। जय हिंद, जय भारत।